वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सब बड़े दाजा के कमरे में बैठे थे, कबीर, फरदान और हवातीन भी। हम चाहते हैं कि आप बच्चों की शादी की तारीख तय कर दें, लेकिन इससे पहले रहमा और इसरा से पूछ लें, क्योंकि यकीनन उस बात से नावाकिफ हैं। आप लोग एक बार इनसे बात कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह इस जुमे बच्चों की रुखसती कर लेंगे। जी दादी, आप ठीक कह रही हैं, वो दोनों नहीं जानती, हम नहीं जानते उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। बढ़ान हजादन की बात से सब मुतफिक थे। कबीर इस जुमा रुखसती का सुनकर आंखें मिची थी, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि बात अब उसकी इज्जत की थी, उसकी गैरत की थी। इसलिए वो खामोश बैठा तमाशा देख रहा था। एक बार आप लोग अपनी बेटियों से उनकी रजामंदी ले लें, फिर दोबारा इंशाल्लाह अस्मारा और इस्माइल को बुलाकर तारीख तय कर लेंगे, दादा ने कहा। तो सबने मुस्कुराते हुए इसबाब में सर हिलाया। इसरा और रहमान नरमी के कमरे में ही डेरा जमाए बैठी हुई थी, हमेशा की तरह, और उसे अपने कपड़े दिखा रही थी, जो नरमीन बेहयाली में देख रही थी। देखें अभी ये कितना हसीन है। इसरा अपना ड्रेस दिखाने लगी। हाँ, बहुत प्यारा है। नरमीन ने प्यार से उसका चेहरा देते हुए इसबाब में सर हिलाया। जब उनका दरवाजा नॉक हुआ, शाहीन, नाजो और शहाना बेगम अंदर आई। मोड़े देखें, कबीर लाला ने इतनी सारी शॉपिंग करवाई है। हाँ, बहुत प्यारी है। शहाना बेगम ने उसके गाल पर प्यार करते हुए कहा, तो वो खुश हुई। हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। नाजो बेगम नरमीन के पास बैठती बोली। जी मोड़े, हम सुन रहे हैं, नरमीन ने कहा। तो शाहीन बेगम ने बात की शुरुआत की। दाजी ने आप लोगों की शादी की तारीख तय कर दी है। शाहाना बेगम ने कहते उनकी शक्लें देखी, जो हैरान नजर से देख रही थी। अलबत्ता नरमीन का चेहरा हर जज्बात से आड़ी था। मामा, आप अपू को कह रही है ना? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाय, अपू की शादी होगी, इस घर में शादी होगी, बहुत मजा आएगा। रहमा और ईसा एक दूसरे की कंफ्यूजन दूर करते बोली। तो बाकी सब पार्ट चिढ़ा लिए, एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बस करें उछलना कूदना, हम आप तीनों की बातें कर रहे हैं। आप तीनों की शादी दाजा ने तय कर दी है। नरमी की कबीर से, रहमा के फरदान से और शाहीन बेगम इतना कहते खामोश होगी, क्योंकि सब जानते थे कि इस को जरगाम से चिढ़ है। उसका नाम ना लेती और ना सुनना पसंद करती है। इसरा की जरगाम से। शाना बेगम ने जुमला मुकम्मल करते हुए इसरा की शक्ल देखी, जो आंखें फाड़े हैरानी से अपनी माँ की शक्ल देख रही थी। इसरा का दिल उछलकर हल्क में आ गया। ये अल्फाज सुनकर वो खामोश से अपनी माँ की शक्ल देख रही थी, जो शायद अभी कह दें कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन उन्होंने ना कहा। रहमा का दिल जोर जोर धड़क रहा था। उसे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था, जिसे वो लाला कहती थी बड़ी हुई है। आज उसे माँ बाप उससे शादी कर देंगे। वो दोनों सदमे में बैठी थी, जबकि नरमीन खामोश बैठी सुबह की बाबत सोच रही थी। मोड़े, आप ये क्या कह रही हैं? रहमान ने हिकलाते जुबान के साथ कहा। उसका दिमाग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं था, और इस सदमे के मारे खामोश बैठी थी। नाजो बेगम ने नरमीन के सर पर हाथ रखा, तो वो फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजा इसबाब में सारी लाया। तो नाजो बेगम ने उसे गले से लगाया। उनकी औलाद ने उन्हें हमेशा सररूह किया था, कभी उनकी नाफरमानी ना की थी, कभी उन्हें तंग ना किया था। इतनी प्यारी बेटी के बाद वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो से शिकवा करेंगे दूसरी औलाद का। उन्होंने अपनी जान से अजीज बेटी को गले से लगाया, और उसकी आंखों से आंसू आए थे। नरमी को गले से लगाते उन्होंने दिल से उसकी खुशियों की दुआ की थी। वो कितनी पूरी होनी थी, ये तो वक्त ही बताता। कबीर रात अपने कमरे में लेटा छत पर घूर रहा था। उसका दिमाग दुनिया जान से दूर इन दो आंखों में खोया हुआ था। वो बाहर ममालिक में रहा था। बेशक उसने अपनी यूनिवर्सिटी में बाल ढके कुछ लड़कियां देखी थी, वो भी अपने सर डांक कर क्यों रखती हैं, इस बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसे क्या फर्क पड़ता था कि कोई लड़की खुद को ढके ना ढके, लेकिन नरमीन, वो तो अपना चेहरा तक कवर करती थी। इस सर्दी में सब उसे ढोंग लग रहा था। यूनिवर्सिटी में कई लड़कियां लड़कों की वजह हासिल करने की बहुत कुछ करती थी, लेकिन नरमी भी ऐसी ही है, या फिर वो वाकई इस जनरेशन में पर्दा करती है। वो एकदम सुट बैठा और अपना सर पकड़ लिया। हाँ, ये लड़की मेरे ज़हन पर क्यों सवार हो रही है? नरमीन, हाँ दादा, अगर ये सब कुछ नाटक हुआ तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत कबीर हाँ दादा खुद बनाएगा। उसे शोला बार आंखों से खुद के सामने नरमीन का तस्वर किया था। कहने को वो बिस्तर पर लेटी सामने किताब पकड़े पढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग आज उसकी माँ की बातों में अटका हुआ था। आप तीनों की शादी दाजा ने तय कर दी है, नरमीन की कबीर से, रहमा के फरदान से और इसरात के जरगाम से। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तो जरगाम लाला तुम्हें जान से मार देंगे अगर ये बात उन्हें पता भी चली तो। वह हड़बड़ा कर उठी थी। उसका दिल कानों में दरक रहा था, माथे पर पसीना था, आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी किसी के बारे में नहीं, लेकिन आज ऐसा सोचा जा रहा था, वो भी जरगाम से। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सोचते ही अचानक उसके कानों में उसकी सहेली की आवाज गूंजी। इतने हसीन मर्द को तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? देखो तो जरा, चौड़ा सीना, मर्दाना वजाहत, बूढ़ी आंखें। हुसैन इसे नहीं कहते तो किसे कहते हैं? जरगाम के नाम से तो उसे सिर्फ खौफ याद आता था, कभी उसने इस नजर से देखा नहीं था। वो ख्याल में कोई उसे सोच रही थी। सुनहरी रंगत, बूढ़ी आंखें, जिनमें हर वक्त उसे सिर्फ गुस्सा दिखा था। कुसरती वजूद जिसे रोज वर्जिश करके तराशा गया था। वो वाकई एक मुकम्मल हसीन मर्द था, लेकिन उसका गुस्सा, वो ये गुस्सा क्यों करता था, उसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन हमेशा से ही वो उसे पसंद नहीं थी। जरगाम ने उस पर हमेशा सिर्फ गुस्सा किया था, कभी प्यार के दो अल्फाज भी नहीं बोले थे। घर में सबकी लाडली थी वो, कभी किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और वो
वो उसे आंख बार कर क्या प्यार की एक नजर भी नहीं देता था। उसने उठते खुद को शीशे में देखा था। गोरी सफेद रंगत, हरिकाई सी हसीन आंखें, मगरू खड़ी मगरू नाक और नाक के बिल्कुल नीचे काला तिल, खूबसूरती से तराशे गए लब। वो बेहद खूबसूरत थी और जवानी के दलील पर रखा कदम था। उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आती थी। इतनी हसीन हूं मैं, फिर भी एक प्यार की नजर सरगम लाले ने कभी मुझ पर नहीं डाली। क्या मैं मासूम नहीं लगती? क्या मैं प्यारी नहीं लगती? हालांकि इनसे तो बहुत ज्यादा हसीन हूँ। कितनी गोरी हूं मैं, और वो तो बस ठीक ठाक ही है। उसे शीशे में खुद को देखते हुए कहा। वो बेवकूफ ये नहीं जानती थी कि अपनी मासूमियत में वो चाह क्या रही थी कि जिगाम उससे प्यार की नजर से देखे, लेकिन वो मगरूश सा था तो उस पर एक नजर भी न डालता था। प्यार की नजर तो बहुत दूर की बात थी। ये सोचते वो मुझे दिल से जाकर वापस अपने बिस्तर पर बैठी थी, जब उसके दिमाग में फिर से उसका डर आ बैठा था। नहीं, ये बात सरगम लाला को जब पता चलेगी तो क्या होगा? वो तो हमारी सांसें भी बंद कर देंगे। वो तो हमें अभी अपने ही सामने बर्दाश्त नहीं करते। यार अब हम क्या करें? आप जानते हैं ना, ऐसा हमने नहीं सोचा, दाजान ने सोचा है, और दाजान को तो कोई मना नहीं करता। अब क्या होगा? प्लीज अल्लाह पाक हमें बचा ले। हमने कुछ भी नहीं किया, और इस वाले काम में तो सच में हमारा कोई हाथ नहीं है। वो अपनी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते अल्लाह पाक से खुद की सिफारिश कर रही थी। और फिर ऐसे ही पूरी रात उसकी ताने बाने बुनते गुजर गई। फरहान लाला और मैं, वो पागल पठान तो हर वक्त हमसे अपने नहरे ही अटवाते रहते हैं। नहरा तो उनकी नाक पर बैठा होता है, और हमारी जुबान तो उनके सामने हर बार हमसे बेवफा होकर ओल फोल बकती रहती है। 2 मिनट तो उनके सामने तरीके से गुजरे नहीं कभी। सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे हम? रहमा जब से आई थी अपने कमरे में कब से टहलते लगाते ये सोच रही थी। उसका दिमाग अलग अलग सोच पकड़ कर ला रहा था, और वो हर बात पर परेशान थी। क्या वो जानते हैं इस बारे में? अब उसका दिमाग नई सोच लेकर आया था, जिस पर वो फिर से सर पकड़ कर बैठ गई थी। या अल्लाह, कितना अजीब लगेगा उनके सामने जाना अगर वाकई ऐसा हो गया तो। उसने फिर से रोने वाली शक्ल बनाते आसमान की तरफ देखा था। हसीन तो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, और आज तो वो बहुत हैंडसम। इतना क्या तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखा था। देखा देखा उनके जिक्र पर भी ये बेवफा जुबान हमारे साथ ऐसा ही करती है। उनके सामने पता नहीं क्या क्या करेगी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए फिर दहाई दी थी। रहमा, तुम्हारा तो बेटा अल्लाह ही हाफिज है। वो अपने बिस्तर पर लेटे खुद से मुहातब हुई थी और जल्दी से आंखें बंद की थी, जैसे सोने से उसकी आंखों के नीचे हल्के आ सकते थे, और ये रिस्क हर टेंशन पर भारी था। सुबह होते ही दादा ने असमारा हंजादा और इस्माइल हंजादा को बुलाते तारीख तय कर दी थी। इस जुमे को उनकी रुखसी तय पाई थी, और आज पीर था। सारी तैयारियां जल्द अजल्द हो रही थी। हान हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। सारी खवातीन शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, जबकि इसरा और रहमा अपने पेपर्स के बारे में सोच रही थी। रहमा के अगले हफ्ते, जबकि इसरा के वलीमे के 2 दिन बाद से शुरू होने थे, जिस पर सब बड़ों का यही कहना था कि वो शादी के बाद दे देंगे पेपर। कबीर हंजादा, जो हवेली के असूलों से वाकफ था, उसने सोचा नहीं था कि फरदान की बदौलत हवेली की लड़कियां शहर से बाहर जाकर तलीम हासिल करेंगी। उसे इल्म नहीं था कि नरमी ने मास्टर किया हुआ है, या वो इतनी तलीम याफ्ता है। अलबत्ता ये सुनकर तो शौक लगा था, और कहीं ना कहीं वो खुश और मुतमीन था कि जिस तरह उसने सोचा था कि गाँव की कोई जाहिल लड़की उससे उसकी शादी होगी, कम से कम ऐसा नहीं हुआ। सब शादी की तैयारी में मगन थे। हवेली की सारी खवातीन शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, सिवाय इसरा और नरमीन के। आपो, हम आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, क्या आप अकेली खाना बना लेंगी? इसरा किचन में दाल होते हुए बोली। मुलाजमा चाहे सारे काम संभाले थी, लेकिन खाना घर की खवातीन ही बनाती थी। नहीं इसरा, आप जाएं, हम खा लेंगे। आपके पेपर्स हैं, आप पढ़ाई करें, नरमीन ने मिठास पर लहजे में कहा। तो उसने पीछे से उससे जोर से गले से लगाया। जबकि बीच तरफ आ रहा था, किचन के बाहर उसके कदम रुके। आप वर्ल्ड की बेस्ट अपो हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आप ही हमारी भाभी बन रही हैं। अपनी बहन की राय जानकर उसके दिल में कहीं ना कहीं सुकून पहुंचता था। गुड़िया, आपसे ज्यादा ये खुशकिस्मत है जिन्हें कबीर खानजादा मिल रहा है। उसने दाल होते हुए तरंस के तीर चला दिए, तो नरमी ने हड़बड़ा कर चेहरा ढका, जबकि इसे अभी घबरा कर पीछे मुड़ी। लाला, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसी ने देख लिया तो अच्छी बात नहीं है। हवेली के मर्द किचन में दाखिल नहीं होते। कबीर ने एक नजर खाने की तैयारी करते हुए नरमी पर डाली, जो एक बार भी नहीं पलटी थी। कबीर को यह इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता गुड़िया, वैसे भी मुझे मोड़े नजर नहीं आई पूरी हवेली में, तो ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। कबीर की नजर नरमी की पुष्प पर थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो इसरा के सामने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहता था। लाला, मोर तो बाजार गई हुई है, बल्कि सब कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, और मैं और अपो ही हैं हवेली में। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं, पेपर्स की तैयारी करें। कबीर ने इसरा को प्यार से कहा। तरमी के हाथ कांपे। वो क्यों इसरा को जाने का कह रहा था? इसरा ने एक नजर नरमी पर डाली, और दूसरे अपने भाई पर, जो डार्क ब्लू कुर्ते में आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड किए बिल्कुल यहीं का एक शाहिद लग रहा था, एक हसीन मर्द। वो भी जवाबन मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पीछे खसकाने की आवाज से नरमी ने बेसाथ अपनी मुठ्ठियां बिछी। वो पता नहीं क्यों बेचैन था उसकी आंखें देखने को, लेकिन उसे अपना दीदार नहीं बख्श रही थी। मगर अब उसे बर्दाश्त ना हुआ तो बोल उठा, एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। उसकी गंभीर आवाज गूंजी तो नरमी ने दिल पर हाथ रखते गहरी सांस ली और पलटी, लेकिन नजरें अभी भी ना उठाई। वो फ्रिज तक गई, पानी गिलास में बड़ा उसके सामने रखते हुए पलटी। कबीर, जिसकी नजरें उसी पर गिरी हुई थी, उसकी पलकें ना उठते देखकर तैश में आया था। अब वो जड़ से पानी का गिलास नीचे फेंकता तो नरमीन हड़बड़ा कर पलटी।
क्या समझती हो तुम खुद को? यो एटीट्यूड किसको दिखा रही हो तुम? तुम्हारे सामने कबीर खानदादा खड़ा है जिसके एक दीदार के लिए लड़कियां तड़पती हैं और तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। टेबल पर जोर से हाथ मारते उसने अपना गुस्सा जाहिर किया था। जब नरमी की डर के मारे बेसाता चीख निकली थी और आंखें फाड़े वो उसे देख रही थी। जिसको गुस्सा आखिर किस बात का आ रहा था वो नहीं जानती थी। यह तो नरमी की आदत थी, वो क्यों किसी मर्द को दूसरी नजर उठाकर देती, फिर चाहे सामने उसकी मोहब्बत ही क्यों ना हो। वो उसका महरम तो नहीं, लेकिन कबीर ने उस बात को कोई और ही रंग दिया था। हमने कब आपको एटीट्यूड दिखाया? क्या कह रहे हैं आप? नरमी ने नम आवाज में कहा तो बेसादा कबीर के तेवर ढीले पड़ने लगे उसकी आवाज सुनते। अब उसे क्या जवाब देता कि उसके आते ही नरमीन ने उसे बैठ कर नहीं देखा था। उस जवाब से जनाब का खून खोल रहा था या पानी देते हुए भी नजरें न उठाना। कबीर को खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या हरकत की थी उसने? वो क्यों चाह रहा था कि नरमी भी बाकी लड़कियों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमे, उसके आते ही उसको नहर भरकर देखे। वो गुस्सा जब्त करता हुआ वहां से चला गया था और नरमी अपना कसूर ढूंढती रह गई। कबीर हवेली से बाहर को जा रहा था जब उसे सामने जरगाम को किसी मुलाजिम से बात करता हुआ देखा। जब वो उसे देखकर खामोश हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर जो पहले से तपा हुआ था जरगाम को देखकर उसका हल्क तक कड़वा हुआ। तुम्हारी मर्जी से आऊंगा यहाँ? हाँ, मेरी मर्जी से, क्योंकि ये मेरी हवेली है और अब तो सरदार भी बन गया हूँ तो मेरी रजा तो हर चीज में चाहिए होगी। कबीर ने तरस मारा तो जरगाम ने मुठियां बीची। साले साहब, आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरा नन्यान ही नहीं, अब मैं इस घर में दामाद बनने जा रहा हूँ तो आपको आपका ये रोग मुश्किल में डाल सकता है। जरगाम ने उसका कांधा जाट अपनी अहमियत याद लाई जब कभी के माथे पर बिल्लू का जाल बिछा। तू मुझे धमकी दे रही हो? उसकी कैसे गहरी आंखों में गुस्सा उभरा था जिसे देखकर जरगाम तुरंत से मुस्कुराया था। यही कबीर की कमजोरी थी, जिसका अंदाजा अच्छी तरह हुआ था। जरगाम को धमकी नहीं है, यह हकीकत है। पर तू शादी है, ये ताल्लुकात हमें अब ठीक कर लेने चाहिए। क्या कहते हैं फिर साले साहब? कबीर ने जबरे बीचते हुए कहा। ये बात याद रखना जरगाम हाँ दादा, अगर मेरी बहन को कोई मुश्किल पेश आई तुम्हारे पास या उसकी आंखों में एक आंसू भी आया तुम्हारी वजह से, तो इस दिन तुम्हारी जान लेने से मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। याद रखना ये बात। जरगाम तंजिया मुस्कुराया। फिक्र ना करो तुम इस घर की और तुम्हारी लाडली का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। कबीर कहता बाहर की तरफ रवाना हो गया जबकि जरगाम वहां खड़ा कुछ सोचते हुए गहरा मुस्कुराया था। फरदान तो शायद किसी काम से आया था, माल से उन्हें पिक करने आ गया था और बाइक खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। जब सामने से सब औरतें उसे आती नजर आई, लेकिन वो दूर से ही हजाब के हाल में रहमा को पहचान गया था। अपनी शादी की शॉपिंग के लिए वो खुद आई थी, जिसे अंदाजा हुआ था कि वो भी इस शादी के लिए रजामंद है। रहमा ने दूर से फरदान को देखते ही नजरें झुकाई थी। उसकी कैफियत अजीब हो रही थी, जिसे देखकर फरदान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान ने बसेरा किया था। जब उसके चेहरे का गहरा उसकी मुस्कान से वाजिया हुआ। वो गाड़ी में बैठे तो फरदान ने मिरर से एक नजर उसे देखा जो नाजू बेगम से ही कुछ बात करी थी। जब नजरों की तपस से उसने मिरर में देखा जहाँ फरदान खानजादा उसी को देख रहा था। उसने झपकने के नजरों का जाविया बदला था और दिल के मुकाम पर हाथ रखा था जो आज पहली बार इतनी जोर से दरका था जैसे आज ही शायद दरकने खत्म करेगा। या अल्लाह, ये फरदान लाला हमें ऐसे नदीदों की तरह क्यों देख रही हैं? परेशानी से वो दिल ही दिल में अपने रब से मुहातब हुई। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी रहमा? पेपर भी करीब है तुम्हारे, तैयारी करती बैठकर। शाहीन बेगम की आवाज आई तो रहमा का ध्यान भटका। कैसी बातें कर रही हैं मोड़े? हम अपनी शादी की शॉपिंग खुद करेंगे, हमारी शादी है ये। दूल्हा तो अपनी पसंद का ढूंढ लिया, अब क्या शादी की शॉपिंग भी अपनी पसंद करेंगे आप लोग? वो ना चाहते हुए जो भी मुंह में आया बोल गई थी, लेकिन जब एहसास हुआ तो सामने नजर डाले जहाँ हुनवार नजर से फरदान उसे देख रहा था। हमारा मतलब है कि हमारी शादी है ना, हम अपनी खुशी से शॉपिंग करेंगे, वो तू निकलते हुए कहने लगे। जब फरदान ने अपनी मुस्कुराहट शब्द करते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी, रहमान ने फिर अपनी जुबान को कोसा था। ये हमारा मर्डर करवा कर ही छोड़ेगी। मगरम की अजानों की आवाज हरसू आ रही थी। एक खूबसूरत तलसल छाया हुआ था। अजानों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। कितना खूबसूरत माहौल था। जब वह वुजू करते अपने रब की बंदगी के लिए हाजिर हुई थी, सलाम फेरते उसने अपने अल्लाह की मोहब्बत में जिक्र व अस्कार पड़े थे कि हमें गुजर गए। उसने अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाए दुआ के लिए। समझ ना आया क्या कहूँ, शुक्र अदा करूँ कि जिसको अल्लाह से रो रो कर मांगा था वो मिलने जा रहा था, या शिकायत करूँ कि जिसे मांगा था उसे इस तरह तो नहीं मांगा था। लेकिन शिकायत अपनी ही मांगी हुई चीज पर शिकायत तो नहीं करते, उस पर तो शुक्र अदा करते हैं। और वो नाशुक्री नहीं थी, लेकिन ये लफ्ज, लेकिन ये शिकायत है। शिकायत तो शुरू से ही यहाँ से होती है। और अल्लाह के महबूब बंदे शिकायत नहीं करते, वो तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हैं, उसे सब्र मांगते हैं। और जब अल्लाह का बंदा उसकी बात को मानते सब्र करता होगा तो आसमानों पर हमारा रब कितना खुश होता होगा। और सच, सब्र, हया तो अल्लाह की यहाँ बहुत बड़ी बात है। उसने सोचते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया था, अपने नसीब के लिए दुआ की थी और अपने रब से बेशुमार सब्र मांगा था। आमीन। नमाज पढ़ते हुए उठी थी जब नाजो बेगम और शाहाना बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई थी। मेरी बेटी की नमाजें तो बहुत लंबी हो दी जा रही हैं, क्या बात है? अल्लाह ताला से क्या खास मांगा जा रहा है? नाजो बेगम से तंग करती उसे पास आकर बैठी, उसके माथे पर बोसा दिया। कुछ खास नहीं मोड़े, बस अपने आने वाले कल के लिए दुआ की थी, उसने कहा। तो नाजो बेगम शाहाना बेगम ने प्यार प्यारी नजर से देखा।
शाना बेगम ने उसे गले से लगाया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं ना तो जो मुझे ऐसी बहू मिल रही है। ये मेरे बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मुझे उम्मीद करती हूँ मेरा बेटा दुनिया जहाँ की खुशियां नरमी के कदमों में लाकर रख देगा। उनकी मोहब्बत देखते नरमी की आंखें नम हुई थी। उसे बैठाते हुए खानदानी जेवरात दिखा रही थी। शादी के दिन आप इन्हीं में से पहन लेना जो कपड़ों से मैच करे। कबीर और फरदान दोनों का कहना है कि वो अपनी पसंद से अपनी दुल्हन के कपड़े खरीद पसंद करेंगे जो भी कुछ देर में आ जाएंगे। नरमी ने सुनते चेहरा झुकाया। जब नाजो बेगम ने आंखें नम करते प्यार बेनजर से देखा था। चले ठीक है भाभी, फिर हम रहमा और इसरा को भी जेवरात दे देते हैं, तब तक इनके जोड़े भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, वो कहती वहां से निकलती चली गई। रहमा और इसरा को जेवरात देने जब 1 घंटे बाद उनके जोड़े आते और वो तीनों जोड़े बेताशा हसीन थे, जिसे देखते वो तीनों एकदम साकत हुई थी। और इन तीनों को अपने अपने जोड़े बेताशा पसंद आए थे। लेकिन कबीर हाँ दादा यहाँ भी नंबर ले गया था, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी का जोड़ा शान शान था, सबसे हसीन और सबसे बड़ी। के रहमा और इसरा ने उसका जोड़ा देखते हुए सादे दिल से उसके नसीब भी इतना खूबसूरत होने की दुआ की थी, क्योंकि उनकी बहन तो उन्हें जान से भी ज्यादा अजीज थी। वो चाहती थी जितनी वो सूरत और सीरत की हसीन है, इस तरह के वो नसीब ही पाए। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए क्या सोचा था ये तो अल्लाह ही जानता था। अब आप लोगों के जोड़े भी तैयार हैं। कल आप लोगों की मेहंदी की रस्म है, तो सुबह से तैयार रहिएगा और अपने सारे काम पहले से कर लीजिएगा। आपके मेहंदी के जोड़े भी शाम में आ गए हैं। शाना बेगम मुझसे कहती अपने कमरे की तरफ रवाना हुई थी। जरगान हांदादा तेजी से ड्राइव करता घर की तरफ रवाना हो रहा था। उसे कबीर की खुशी और अपना काम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिल में आग लगी हुई थी जो किसी न किसी को जलाकर ही खत्म होती। उसे नरमीन हांदादा अब हर हाल में चाहिए थी, चाहे फिर अब वो किसी भी हाल में हो। ये मोहब्बत थी, जनून था या इंतकाम, अब उसकी सोच से बलात्कार था। उसे बस कभी को मार देनी थी, कभी को नीचा दिखाना था और किसी की मांग को उसे छीन लेना, उसे उसका ना होने देना, उसके काबिल नहीं छोड़ना, इतना काफी था उसे नीचा दिखाने को। और कौन नहीं चाहता था कि कबीर हाँ दादा किसी झूठी शाय को हाथ नहीं लगाता, और जब वो उसकी नहीं होगी तो जगाम हाँ दादा अपनाएगा उसे और सारी जिंदगी नीचे दिखाएगा कबीर हाँ दादा को। बस उसकी सोच में ये सब बातें ही उसे जड़ से गाड़ी रोकी थी। उसका सांस तेजी से फूल रहा था। इन सब में वो एक जात को बिल्कुल फरमोश कर चुका था। इससे हाँ दादा हसद की आग में जलते जरगाम अपना सब कुछ गिरवाने वाला था जो उसका नहीं था, और वो भी जो उसका होने जा रहा था वो भी। सरदार, आज फिर गांव में एक लड़की के साथ हादसा हुआ है। उसके पीछे मलक शहबाज ही है। ये देखें जहां आपने कैमरे लगवाने को कहे थे इनकी फोटिश। फरदान और कबीर डेरे से निकलने लगे थे जब उनका आदमी भागा हुआ उनके पास आया था। कबीर और फरदान ने वो वीडियो देखते मुठियां बीची थी। फरदान तैश में आते गन निकालते उसे लोड करता खड़ा हुआ था जब कबीर ने उसका रास्ता रोका। गुलहान, कल ही पंचायत बैठाओ, सारी बात कल पंचायत में होगी। कबीर ने अपने आदमी को देखते हुए कहा, लाला मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़े मुझे। नहीं फरदान, सब्र करो और अकल से काम लो। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है कि उसे छन्नी छन्नी कर दूं, लेकिन हमारा एक गलत अमल सब बिगाड़ देगा। लेकिन सरदार कल तो हवेली में रस्म है, गुलहान बोला तो कबीर ने सूरज नजरों से घूरा। औरतों की रस्म में हमारा कोई काम नहीं है, तुम पंचायत बिठाओ, उसका फैसला कल ही होगा। जी सरदार, जैसा आप कहें, वो कहते वहां से चला गया, जबकि कबीर और फरदान हवेली की तरफ निकले। कल सुबह का सूरज निकला, सबकी तैयारियां अरूज पर थी। सारे मर्द सुबह नाश्ते के बाद ढेरे की तरफ रवाना हुए थे, जहां कुछ देर में पंचायत शुरू हुई थी और हवातीन मेहंदी की रस्म की तैयारियों में लग गई थी जो आज शाम थी। कबीर पंचायत में पहुंचा तो सब उसी की राह में थे। सामने वो गरीब आदमी था जिसने अपनी बेटी की जिद पर उसे शहर के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था, और रास्ते में उसे उठा लिया गया था। उसकी जात को रोंद कर उसे गाँव के जंगल में झाड़ू के करीब फेंक दिया गया था। जब सुबह उसकी लाश वहां से किसी राह चलते को बरामद हुई थी, जिसका कबीर को जब पता चला तो उसका गुस्सा साथ में आसमां पर पहुंचा था। क्यों उसने रात फरदान को रोका, काश वो चला जाता और मलक शहबाज के चिथड़े उड़ा देता। सामने मलक शहबाज भी बैठा था अपने बाप मलक फराज के साथ। जब कबीर ने बैठते सबके सामने वो वीडियो चलाई थी, जिसे देखते मलक शहबाज को अपने सामने तारे नाचते हुए नजर आए थे। नहीं, ये मैं नहीं, ये क्या बकवास है। मलक शहबाज बुखलाता हुआ बोला था जब मलक सरफराज दाड़े थे, मेरे बेटे ने नहीं किया ये क्या बकवास है। सबकी आपस में चीमंगोलियां शुरू हो गई थी। जब कबीर की गर्जदार आवाज पर सब खामोश हुए थे। खामोश, ये सबूत झूठे नहीं है। हम तुम पर पहले से शक था, जो उसके बाद यकीन में बदल गया है। वो तुम ही थे जिसने जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ज्यादती की और कितनी ही लड़कियों की पढ़ाई के शो का गला गोंद दिया। न जाने कितने बाप शर्मिंदगी के डर से आज तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और कितने ही अपनी इज्जत की खातिर अपनी औलाद को आगे नहीं पढ़ा रहे। इन सब के जिम्मेदार तुम हो मलक शहबाज, और उसकी जितनी भयानक सजा में मिले कम है। वो अपनी कुर्सी पर से खड़ा होता डरा था। उसकी आंखें वैसे से लाल अंगारा हो रही थी, सफेद रंगत गुस्से से शुरू हो रही थी। जब मलक फराज और उनके बेटे मलक शहबाज ने नफरत से उसको देखा था। जब कबीर ने अपना फैसला सुनाया था, हर जगह गहरा सुकून छा गया था। बड़े मजमे के बीच खड़ा करते उसने इतने कोड़े मारे जाएंगे कि उसकी सांसें खत्म हो जाएं, लेकिन कोड़े ना रुके। बलाएं इन सब माँ बाप को जिनके फूलों को अपने हाथों तले मसला इन दरिंदे ने
इन सब के हाथों से वो कोड़े पड़ेंगे और जब ये मर जाए तो उसकी लाश को बिना नमाज जनाजे के दफना दिया जाए। इस ऐसे शख्स की यही सजा होनी चाहिए। कबीर अपना फैसला सुनाता उठ खड़ा हुआ था। जब मलक फराज साकत खड़े थे, उनका इकलौता बेटा जिसकी हर जायज नाजायज बात मानते, आज उसे इस हाल में ला खड़ा किया था उन्होंने कि उसका आज ये अंजाम होना था। कबीर के आदमी मलक शहबाज को अपने साथ घसीटते हुए ला रहे थे। जब मलक फराज गम और गुस्से से पागल होते उसके पीछे भागे थे, जिसका कबीर के आदमी ने कोई असर नहीं लिया था। उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। हर कोई कबीर हजादा के इंसाफ पर खुश था और वो आदमी जिसकी बेटी को कल रोंदा कर मार दिया गया था, वो बेताशा रोते कबीर के पैरों में गिरा था। सरदार, आपके इंसान में से मुतमीन हूँ, आपने मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। कबीर ने फौरन से उसे पैरों से उठाकर गले लगाया, जिस पर वसी से कर रो रहा दिया। दाजाने में कबीर को गले लगाया खुशी से। मुझे फख्र है कि मेरे पोते ने आज अपने रुतबे की लाज रखी और एक बेहतरीन फैसला किया। आपने ये साबित कर दिया कि आप इस रुतबे के काबिल थे। शुक्रिया दाजान। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बाप के गले लगा, जबकि गांव वाले अपने नए सरदार और इसके इंसाफ पर बेहद खुश थे। जबकि मलक फराज ये मंजर नफरत से देख रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कबीर हाँ दादा, नहीं छोड़ूंगा।